हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का एनसीईआरटी जिसमें 6 से लेकर 12 क्लास तक का क्वेश्चन दिया गया है, उसका ये पार्ट नंबर रहेगा 4। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से कौन सा सही है देखते हैं। पहला इसमें से कथन हो जाएगा, भारतीय इतिहास को आमतौर पे प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ये जो कथन है सही है। भारतीय इतिहास को आमतौर पे प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। दूसरा हो जाएगा, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ जो थी पश्चिम से आई है। ये भी सही है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ पश्चिम से आई है। इसमें से दोनों कथन जो है सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम तथा वास्तविक पुस्तक कहेगा तो ये हो जाएगा राजतरंगिणी, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हो जाएगा, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है उसे देखते हैं। तो इसमें सम्मिलित है स्वतंत्रता, इसके बाद समानता, इसके बाद लोकतंत्र। स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या है तो सम्मिलित है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 ऑप्शन डी में दिया गया है। जो सामंती व्यवस्था है ये मध्यकालीन समाज की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने के जो काम था ये किसे सौंपा था। तो इसने सौंपा था जेम्स रेनेले को। किसे सौंपा था? जेम्स रेनेले को सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था 1765 में। रॉबर्ट हुक ये कोशिका खोज किए थे 1665 में। आगे देखते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था तो देख लेते हैं। इसका मुख्य कारण ये था कम वेतन तथा खराब भोजन। इनको कम वेतन मिलता था और खराब भोजन के कारण दिल्ली में पुलिस हड़ताल हुआ था। एक बार में ही 2000 से अधिक पुलिस जो थे हड़ताल किए थे और धीरे धीरे ये जो हड़ताल था आगे पुलिस थाना में बढ़ते गया। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी। ए तथा बी दोनों कारण हो जाएगा 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। तो भारतीय जो नौसेना विद्रोह हुआ था ये मुंबई में हुआ था। कब? तो 1946 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। मुस्लिम लीग के गठन 1906 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। यूनेस्को के गठन हुआ था 1945 में। 6 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर में है, अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। अंग्रेजों के द्वारा जो लिखित इतिहास है उसमें किस किस बात का जिक्र मिलता है उसे देखना है। तो देखते हैं। गवर्नर जनरल के शासनकाल का इसमें क्या मिलता है तो जिक्र मिलता है। ये जो सही है। अंग्रेज द्वारा जो इतिहास लिखित है उसमें गवर्नर जनरल के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अंग्रेज अधिकारियों के गतिविधियों तथा नीतियों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें ये दोनों सही है। आगे हो जाएगा, भारतीयों की गतिविधियों का उल्लेख मिलता है, जो कि गलत है। अंग्रेज जो इतिहास लिखे थे उसमें गवर्नर जनरल के जो शासनकाल था उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अंग्रेज जो अधिकारी थे उनकी गतिविधियां तथा उनकी नीति क्या थी उसके बारे में उल्लेख मिलता है। अंग्रेजों ने खुद अपने बड़ाई किए थे, न कि भारतीय के। और इसमें शुरुआत जो गवर्नर जनरल थे इसमें शुरुआत से वारेन हेस्टिंग्स से लेके लास्ट में लॉर्ड मैकाले तक इसमें उल्लेख किया गया है। वारेन हेस्टिंग्स कहेगा तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाए थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका संबंध हो जाएगा पिंडारियों की नीति से, पिंडारियों की दमन की नीति से हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स दोनों ये अलग है। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन 7 नंबर हो जाएगा। इसमें
जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है, यानी कि जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है और इसमें से असत्य कथन जो है उसे छांटना है। कौन सा इसमें कथन जो है असत्य है जो कि जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है जो, तो देखते हैं ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी थी, ये तो सही है। जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब जो था लिखे थे। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया था, ये भी सही है। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया था। उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना था, ये भी सही है। उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासक, ये इनकी राय थी जो कि लिखे थे, तो इसमें से इनका राय बताना था, तो ये तीनों सही है। असत्य कथन इसमें छांटना था, तो इसमें असत्य कोई नहीं है, सभी सत्य है, तो इसमें सो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो अब ध्यान से कथन पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा कथन जो है गलत है। 1946 में जो मुंबई में 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में, जो मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह हुआ था 1946 में, उसके बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो रिपोर्ट दी गई थी गृह विभाग को, उसमें से कौन सा कथन जो है उसके रिपोर्ट के बारे में गलत है, उसे आपको छांटना है। तो बारी बारी देखते हैं। बंबई में सेना द्वारा जहाज़ों पर प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई थी, ये जो है सही है। बंबई में सेना द्वारा जहाज़ों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई थी। दूसरा इसमें हो जाएगा, कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार होने की आशंका थी, ये सब रिपोर्ट में था, जो कि ये सब रिपोर्ट में लिखा गया था, वही आपको देखना है। तो ये दोनों सही है। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ और लोगों के भी गिरफ्तार होने की आशंका थी। आगे बढ़ते हैं। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी, ये कथन जो है गलत है। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं हुई थी, ये नियंत्रण में थी और भारी हिंसा यहाँ पे नहीं हुआ था, तो इसमें से गलत छांटना था। ऑप्शन जो सी है ये कथन जो है गलत है। आगे बढ़ लेते हैं। विशाखापत्तनम में कुछ लोगों के काम करने से इनकार करने की उम्मीद थी, लेकिन आगे किसी और परेशानी की आशंका नहीं थी, ये भी जो कथन है सही है, तो इसमें गलत छांटना था, सी हो जाएगा। जो रिपोर्ट दी गई थी ए बी डी जो है इसमें रिपोर्ट में शामिल था। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर हो जाएगा। खूसन बीसी क्या है। खूसन बीसी क्या है, तो ये सुलेखन विधि है और सुलेखन विधि में क्या होता है, तो सुंदर लेखनी की कला को सुलेखन विधि कहते हैं और इसी के ये प्रारूप है खूसन बीसी। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी से संबंधित पीछे हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आप ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स जो रिपोर्ट किया था, तो दिल्ली में जो 1946 की पुलिस हड़ताल हुई थी, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार आपको करना है कि हिंदुस्तान जो टाइम्स था क्या क्या रिपोर्ट किया था, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं। पहला इसमें कथन हो जाएगा, 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिए थे। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, ये जो कथन है सही है। वहाँ पे 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के लेकर विरोध कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइन्स की रसोई से आने वाले खाने का विरोध किया, ये जो है सही है। यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस थाने तक सीमित रहा, दूसरे थानों तक नहीं फैला। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये जो विरोध था ये आगे बढ़ते चल गया, यानी कि ये जो कह रहा है कि एक ही पुलिस तक सीमित था, ये गलत है। ये विरोध धीरे धीरे आगे थाने में बढ़ते गया। तो इसमें से 1 और 2 सही था, 1 और 2 इसमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर देखेंगे।
कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकारी प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए? कंपनी के द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार जो है प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए? देखिए ये सब कथन वाले क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा हार्ड रहेगा ही। अभी जो जितना भी एग्जाम हो रहा है जैसे कि बिहार दरोगा या और सब एग्जाम आप देख लीजिए, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको लेवल बढ़ा के ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए। तो बारी बारी देख लेते हैं कि उसका प्रभाव क्या हुए और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूलने जाने लगा, ये जो कथन है सही है। कंपनी के द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा। ब्रिटेन से सोने तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं का निर्यात यूरोप में किया गया, ये कथन जो है गलत है। इसमें कुछ कथन सही है, जैसे कि ब्रिटेन से सोने तथा चांदी के आयात होने लगा, ये तो हो रहा था, लेकिन बड़ी मात्रा में यहाँ से वस्तुएं निर्यात नहीं होती थी। उसके बदले यहीं जो पैसा था कलेक्ट करके, उससे जो वस्तु था अपने में पैसा कलेक्ट करके जो यहाँ के वस्तु थे तो कंपनी खरीद कर उसे महंगे दामों में बेचने लगा। तो ये कथन जो है गलत है। दूसरा तीसरा देखेंगे, कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया एवं खेती जो थी चौपट होने लगी, ये तो बात सही है। कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के प्रभाव जो थे बहुत पड़े थे। यहाँ के मजदूर सब तो काम करते थे लेकिन उतना उन लोगों को मजदूरी नहीं मिल पाता था, क्योंकि कंपनी के द्वारा ये सभी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए गए थे। कुछ यहाँ के कारीगर थे, आदमी थे, यहाँ छोड़ के जाने लगे। तो यही कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया एवं खेती जो थी चौपट होने लगी। और कंपनी सोच रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर वसूल कर सकें, तो कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूलने जाने लगा। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 केवल बी। इसमें 1 और 3 क्या है? सत्य है। 12 नंबर देखेंगे, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह जो जफर थे ये अंतिम मुगल सम्राट थे, जिसे जो यहाँ के अंग्रेज थे इन्हें निर्वासित करके कहाँ लेके चल गए थे? तो रंगून लेके चल गए थे। और किस लिए निर्वासित किए थे? इन्होंने 1857 के जो क्रांति हुआ था उसमें सहयोग दिया था, इसीलिए अंग्रेज ने इन्हें निर्वासित कर दिए थे। तो क्वेश्चन ये है कि बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? तो इस अंग्रेज अधिकारी के नाम हो जाएगा कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन उनके बेटे को ये गिरफ्तार करवाया था। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, इसमें से जो सत्य कथन है उसे चूज करना है। तो देखते हैं, वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा जो था कमाना था, ये जो कथन है सही है। जो वाणिज्य कंपनी थी उनका मुख्य लक्ष्य ये प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना रह गया था। वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ऊंचे कीमतों पर बेचती थी, ये भी कथन जो है सही है। इसमें से दोनों कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर हो जाएगा। बंगाल के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? बंगाल के नवाब जो कि सिराजुद्दौला थे और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो इनके बीच मुख्य कारण हो जाएगा फरमान का दुरुपयोग। जो ये कंपनी के फरमान दिए थे कि आप यहाँ पे व्यापारी कर सकते हैं, यानी जो व्यापार है कर सकते हैं, तो जो फरमान था कंपनी ने इनका दुरुपयोग करने लगा। जैसे कि कुछ अधिकारी थे जो पर्सनल भी उसका उपयोग करने लगते थे, इसीलिए इनके बीच क्या हुआ? मुठभेड़ हो गया, क्योंकि ये कंपनी के अधिकार दिए थे न कि पर्सनल व्यक्ति को। तो यही फरमान का दुरुपयोग बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण था और आगे चलकर ये पलासी की युद्ध में तब्दील हो गया। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर हो जाएगा। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन इसमें से चयन करना है। तो देखते हैं, 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बना, जो कि ये कथन जो है गलत है,
काहे गलत है तो देख लेते हैं। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान के मृत्यु के बाद नहीं बने थे। ये अलवर्दी खान के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला तो जो थे बंगाल के नवाब बने थे। किनके बाद? अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला यहाँ के नवाब बने, कहाँ के? तो बंगाल के। और 1756 ईस्वी जो है सही है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, ये जो है सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध किया, ये भी सही है। इसमें 2 और 3 क्या है? सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण क्या था? तो पहले के जितना भारत के मजबूत शासक थे, उनके हार के एक तरफ से देखिएगा प्रमुख जो कारण था उनके सेनापति की गद्दारी थी। जैसे कि टीपू सुल्तान हो गए, सिराजुद्दौला हो गए, बहुत सारे ऐसे भारतीय महान शासक हुए जिनके अपने सेनापति या अपने आप से ही गद्दारी मिली थी। यही क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण क्या था? तो सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। इन्होंने अंग्रेजों के साथ जाके हाथ मिला लिए थे, लेकिन इसके बाद भी मीर जाफर जो बंगाल के नवाब बनाए गए, कुछ दिन बाद यहाँ के जो अंग्रेज थे, जो अधिकारी थे अंग्रेज, इसको भी हटाकर दूसरा को बना दिए थे, जैसे मीर कासिम को बना दिए थे। तो इसमें सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण था सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर हो जाएगा, पलासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पलासी के युद्ध के पश्चात जो उत्पन्न परिस्थिति हुई थी उसके संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना है, और कौन इसमें सही है उसे क्या करना है तो चयन करना है। तो देखते हैं, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था, ये भी सही है। जो कंपनी था बंगाल के प्रशासन जो था नहीं संभाला था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे व्यापार फैलाना था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल के नवाब बना, तो ये गलत है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और इसके बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब बना था, जो कि इनको धोखा दिया था। मीर जाफर को बंगाल के नवाब बनाया गया था, तो ये दूसरा कथन गलत है, इसमें पहला सही है। आगे देखेंगे, इसमें पहला सही था, तो केवल एक कथन जो था इसमें सही था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? 1764 की जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उस समय बंगाल के नवाब कह रहा है कि कौन था? तो उस समय बंगाल के नवाब था मीर जाफर, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें अंग्रेज के नेतृत्व यानी कि अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व किया था ये था हेक्टर मुनरो, और एक तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो लखनऊ के नवाब थे शुजाउद्दौला, और उसके बाद मीर कासिम तथा एक हो जाएंगे शाह आलम द्वितीय। ये तीन एक तरफ से लड़ रहे थे, अंग्रेज अधिकारी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ा था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा ये हो जाएंगे शाह आलम द्वितीय एक तरफ से, और हेक्टर मुनरो अंग्रेज के अधिकारी से तरह से लड़ रहा था। तो ये क्वेश्चन ये था कि वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाब उस समय मीर जाफर था। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, और सत्य कथन इसमें चयन करना है। बक्सर के युद्ध के संबंध में इसमें कथन जो है कौन सा सही है देखेंगे। पहला हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई, ये कथन जो है गलत है। बक्सर की लड़ाई अंग्रेज तथा मीर कासिम और उसके बाद शुजाउद्दौला और उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, यानी 3 गो ये एक तरफ से थे और अंग्रेज एक तरफ से, तो ये अकेले नहीं लड़ा गया था, तो ये कथन जो है गलत है। दूसरा हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकारी दे दी, ये भी गलत है। देखिए क्यों गलत है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी तो दी थी, लेकिन फौजदारी नहीं दी गई थी। फौजदारी किसको दिया गया था? तो वहाँ के जो नवाब थे उन्हें दिया गया था। इसमें दोनों में से कोई सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। और बक्सर के युद्ध के समय कहेगा कि मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बंगाल के नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर हो जाएगा, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चयन करना है। सहायक संधि जो हुआ था उसके बारे में आपको कथन दिया गया है और उसमें सही कथन जो है आपको चयन करना है।
तो बारी बारी देख लेते हैं। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। जो सहायक संधि अपनाते थे रियासत, उनको अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। ये कथन जो है सही है। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, न कि उसकी स्वतंत्र सेना थी। इनके किसके द्वारा सुरक्षा मिलता था? तो कंपनी के द्वारा। ये कथन भी सही है। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। जो सुरक्षा के निर्धारित रकम था, जो कि कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, नहीं चुकाने पे उसके रियासत के कुछ इलाके कंपनी द्वारा कब्जे में ले लिया जाता था। ये भी सही है। तो इसमें सहायक संधि के बारे में तीनों कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। 21 नंबर देखेंगे। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी ये हुआ था 1782 में, और 1782 में इनकी मृत्यु हुआ था। तो किस आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1767 से 69 तक चला। द्वितीय चला था 1780 से 84 तक। तीसरा कहेगा तो 1790 से 92 तक। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त करने के लिए मंगलौर की संधि हुई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त करने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। आगे बढ़ते थे। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान कमजोर पड़ गए और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई 1799 में। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर देखेंगे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? टीपू सुल्तान जो थे अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाए थे? और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं। 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात जो था रोक दिए थे, और ये कथन सही है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे, ये भी सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किए थे, ये भी सही है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ ये कदम जो उठाए थे, सभी इसमें से सही है। उन्होंने 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के जो निर्यात होता था उसे रोक दिए। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। ये क्वेश्चन भी आता है कि टीपू सुल्तान ने किस पड़ोसी देश के साथ मित्रता की थी? तो फ्रांसीसी से मित्रता की थी। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का ये आधुनिकीकरण भी किए थे। तो इसमें से सभी कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1799 में इनको हार क्यों मिली और उस कथन को आपको विचार करना है। तो देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया, ये भी सही है। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की साता सौंप दी गई, ये भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई, ये भी सही है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें तीनों सही है, तीनों इसमें कथन सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर कह रहा है सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? सर्वोच्चता की जो नीति थी ये किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा सर्वोच्चता की नीति आरंभ की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। पिंडारियों का दमन का संबंध कहेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से हो जाएगा। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति अपनाए थे ये वारेन हेस्टिंग्स से इसका संबंध हो जाएगा। सहायक संधि कहेगा, सहायक संधि अपनाने वाले या सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये प्रथम जो ये तीनों जो हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, इन तीनों के संबंध हो जाएगा आंग्ल मैसूर युद्ध से। जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल था, तीसरा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल था और चौथा में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल था। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर हो जाएगा
25 नंबर क्वेश्चन है, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से था, ये जो शायद सही है। रानी चेन्नम्मा के संबंध है कर्नाटक के कित्तूर से। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, ये जो कथन है गलत है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों से के खिलाफ अहिंसक तो की थी, लेकिन ये पहला शासक नहीं थी। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो ये 1843 में कंपनी ने सिंध पर कब्जा किया था। उस समय थे लॉर्ड एलनबरो। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 27 नंबर में कह रहा है कि इसमें हड़प नीति के संबंध में मिलान करें, यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति अपनाया गया था, तो उससे ये रियासत और किस वर्ष हड़प नीति के तहत इसे विलय कर दिया गया, तो उसे आपको मिलान करना है। डलहौजी के सिद्धांत के अनुसार किसी यानी जिस भी रियासत में, मान लीजिए कोई रियासत में अगर उनके राजा मर गए या उनके उत्तराधिकारी न रहे, तो डलहौजी क्या करता था, हड़प नीति के तहत उसे अपने शासन अधिकार में उस रियासत को मिला लेता था। तो वही ये दिया है कि कौन सा रियासत को कब मिलाया गया था हड़प नीति के अनुसार। तो देखते हैं सतारा को कब मिलाया गया था, तो सतारा को मिलाया गया था 1848 में। उसके बाद कहेगा संबलपुर को कब मिलाया गया था, तो 1850 में। उदयपुर को कब मिलाया गया था, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1853 में। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर हो जाएगा, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें जो सत्य कथन है उसे चूज करना है। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, ये जो है सही है। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने के तर्क देकर अवध को क्या कर लिया था, तो ये अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद देखते हैं, अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई, ये भी सही है। अवध को सहायक संधि के द्वारा 1801 ईस्वी में इसे अधिग्रहण कर लिया था। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अंततः उन्हें अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, ये जो कथन है गलत था। वहाँ की जो जनता थी अवध के अधिग्रहण पे बहुत परेशान, मतलब उनके इसलिए परेशान थी कि उनको राजा को हटाकर और वहाँ पे अंग्रेजों के राज आने वाला था, तो इसलिए जनता जो थी बड़े स्तर पर विरोध तो किया, बाकी इसका कुछ फलस्वरूप नहीं हो पाया। तो ये कथन गलत है। वो जनता जो थी अवध के नवाब से परेशान नहीं थी, बल्कि इन लोगों को ये परेशानी था कि उनके राजा को उनके पद से हटाया जा रहा है। तो ये जो तीसरा है, तीसरा जो है गलत है, इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर हो जाएगा, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। यानी कि गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स थे, जो न्याय व्यवस्था लागू किए थे, इसमें से विशेषताएं इसकी क्या थी, उसे आपको छांटना है। तो देखते हैं, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत, ये जो है सही है। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, जिसमें फौजीदारी अदालत थी और उसके बाद दीवानी अदालत थी। आगे देखेंगे, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। ये कथन जो है गलत है, और क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर तो होते थे, लेकिन जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, यही गलत है। ये भारतीय पद्धति पे कार्य होता था, न कि यूरोपीय पद्धति पर, इसलिए ये गलत है। आगे देखेंगे, तीसरा हो जाएगा, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही था, 1 और 3 इसमें क्या था, तो सही था। तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स पर कह रहा है किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया, तो ये हो जाएंगे एडमंड वर्क।
मंड वर्क हो जाएंगे, जिसने वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाए थे। और किस लिए चलाया गया था, तो बंगाल के शासन, इनके कहा नाम था कि बंगाल के शासन इन्होंने सही ढंग से नहीं चलाया था, इसीलिए इंग्लैंड जाने के बाद इन पे महाभियोग चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया। आपको सत्य कथन इसमें चूज करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के द्वारा व्यापारिक जो अधिकार था, एकाधिकार क्यों दिया गया था। तो बारी बारी देख लेते हैं। पहला इसमें कथन हो जाएगा, ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनियों को अन्य यूरोपियन कंपनी की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए, ये जो कथन है सही नहीं है, क्योंकि ये अन्य कंपनियों को यूरोपियन कंपनियों की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए नहीं दिया गया था। दूसरा देखेंगे, ये नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमतें पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतें पर बेची जा सकती थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। तो इसमें केवल 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर हो जाएगा, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियों द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन थी। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियों द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन थी। तो ये हो जाएगी सूती कपड़े, उसके बाद काली मिर्च और उसके बाद हो जाएगा रेशम। सूती कपड़े, काली मिर्च और रेशम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा बी। 33 नंबर हो जाएगा, फैक्टर किसे कहा जाता था। फैक्टर किसे कहा जाता था, तो फैक्टर कहा जाता था किसे, व्यापारियों को। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथन हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, उसे कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा गया था। तो ये जरूरी नहीं है, यानी उसे कंपनी अब पहले कार्यकाल के दौरान यहाँ पे क्या बोला गया, इस गवर्नर बना के, तो यानी कि अधिकारी बना के विदा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार कम करने के लिए ये कोई विषय नहीं थी। तो ये कथन जो है गलत है। दूसरा देखेंगे, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। ये जो कथन है सही है, बाद में उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया था। उसने सर्वोच्चता की नीति के तहत नवाब को हराकर बंगाल के राजस्व पर कब्जा किया, ये भी कथन जो है गलत है। 1774 में जो रॉबर्ट क्लाइव था खुद से आत्महत्या कर लिया था। और इसमें जो दूसरे ही कथन जो है सत्य है कि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया था। तो इसमें केवल दूसरा कथन गलत है, सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें केवल दूसरा जो कथन है सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, आगे इसमें क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर में क्या करना है, तो मिलान करना है। और इधर स्थान दिया गया है और इधर निर्यात की जाने वाली वस्तु दिया गया है कि कौन सी वस्तु कहाँ से निर्यात की जाती थी। तो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं, बारी बारी देखते हैं। जो पटसन की निर्यात थी कहाँ से होता था, तो पटसन की निर्यात बंगाल से होता था। उसके बाद चाय की निर्यात कहेगा तो चाय की निर्यात होता था असम से। कपास की निर्यात कहाँ से होता था, कपास की निर्यात ये होता था पंजाब से। और चावल के जो निर्यात होता था ये मद्रास से होता था। इसका अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर है। इसमें अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने के क्या कारण थे। तो अंग्रेजों के द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसका प्रमुख कारण क्या है, और इसमें सत्य कथन के बारे में चयन करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है। खेती में सुधार लाने हेतु ये जो सही है, अस्थायी बंदोबस्त खेती में सुधार लाने हेतु किया गया था। अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए ये भी सही है। प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए ये भी सही है। तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में ये तीनों जो कथन है सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की।
फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को कब समाप्त किया? तो फ्रांस समाप्त किया था 1792 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नील की खेती कहाँ की जाती थी? तो नील की खेती आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे की जाती थी। नील की खेती की जाती थी भारत में, कैरेबियाई द्वीप में, ब्राज़ील में, स्पेन में तथा उत्तरी अमेरिका में। नील की खेती ये सभी जगह की जाती थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय बंगाल के कहेगा गवर्नर जनरल तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1793 में ये लागू हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब? तो ये लागू हुआ था 1765 में, और जिसे समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 40 नंबर में देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? तो विचार करना है, और इसमें असत्य कथन हम लोग को छांटना है कि कौन सा कथन जो है अस्थायी बंदोबस्त के बारे में असत्य है। इसमें से असत्य छांटना है। तो देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। ये जो कथन है सत्य है। अस्थायी बंदोबस्त के लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई थी। ये भी सत्य है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ये भी कथन जो है अस्थायी बंदोबस्त के बारे में सही है। तो इसमें से असत्य कोई नहीं है, सभी सत्य हो गया। असत्य छांटना था तो इसमें से कोई असत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर हो जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाती हो जाएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन हो जाएगा बी। महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? हॉट मैकेंजी 1822 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहेगा तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो तथा कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। आगे देखेंगे, 42 नंबर में क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन के इसमें चयन करना है। तो देखते हैं, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया, जो कि गलत है। ये महालवाड़ी व्यवस्था हॉट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। ये जो है सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकाता करने के लिए जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। ये गलत है। भू राजस्व की जो रकम थी ये निश्चित नहीं थी, ये समय समय पे संशोधन की जाती थी, न कि निश्चित थी। और इसे चुकाने के जो मुख्य अधिकारी थे ये किसके कौन थे? तो वहाँ के मुखिया थे। तो तीसरा कथन भी गलत है। इसमें सही केवल 2 है। ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, 43 हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। ये जो है सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के हाथ है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयत से किया गया है। ये भी सही है। इसमें दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1859 ईस्वी में। बंगाल में नील विद्रोह 1859 में हुआ था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। 45 है, खोंड जनजाति मुक्त भारत के किस राज्य से संबंधित है? खोंड जनजाति मुक्त भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये इनका संबंध हो जाएगा उड़ीसा से। आगे देखेंगे, 46 हो जाएगा,
बेवड़ यानी कि एक प्रकार की घुमंतू खेती थी। बेवड़ जो थी एक प्रकार की घुमंतू खेती थी। किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? तो ये किस क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला शब्द है? तो ये इस्तेमाल होता है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर में है मिलान करें। इधर जनजाति दिया गया है और जनजाति से संबंधित क्षेत्र इधर दिया गया है। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखते हैं कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। देख लेते हैं, सहारिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती थी? तो सहारिया जनजाति पश्चिमी भारत में पाई जाती थी। उसके बाद रियांग जनजाति जो थी ये उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती थी। बैगा कहेगा तो बैगा जनजाति मध्य भारत में पाई जाती थी और उरांव कहेगा तो पूर्वी भारत में ये जनजाति पाई जाती है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे और इसका कारण क्या है? तो सत्य कथन का इसमें चयन करना है कि अंग्रेज जो थे झूम खेती के विरोध क्यों करते थे? अंग्रेज झूम खेती के विरोध क्यों करते थे? तो देखते हैं, झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था। ये तो सही है, झूम खेती के कारण अंग्रेजों को कर वसूलना क्या था? तो मुश्किल होता था, क्योंकि झूम खेती ये एक जगह पर नहीं की जाती थी, ये अलग अलग जगह पे की जाती थी। अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था, ये कोई कारण इसमें नहीं था। झूम खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था, ये भी सही है। झूम खेती के कारण पर्यावरण को क्या होता था? तो नुकसान होता था। 1 और 3 इसमें सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर हो जाएगा, मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? मुंडा विद्रोह के आपको बताना है कि कारण इसमें क्या था। तो देखते हैं, दिकुओं और महाजनों के अत्याचार। जो यहाँ के दिकु यानी कि जो लोग थे और महाजनों के अत्याचार, ये जो है सही है। उनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया जाना, ये गलत है। उनकी जो पारंपरिक व्यक्ति आधारित नहीं था, यानी कि उनकी जो खेती थी बहुत दिन पहले से जो इनके गार्जियन लोग कर रहे थे, उनके ये सब खेती के विरोध कर रहे थे। और मुंडा विद्रोह में जो बिरसा मुंडा थे ये वही चाहते थे कि जो पूर्वज थे या जो वहाँ के लोग थे अपनी पारंपरिक क्या बोलते हैं खेती था या रहन सहन था ये न भूले, वो पहले के ही आधारित पे चलते रहे। यानी कि जो आदिवासी लोग थे वो अपना पारंपरिक खेती करें, अपना पारंपरिक पूजा करें और जो वेशभूषा में वो रहते थे वो अपनाए। तो इसमें ये दूसरा कोई कारण नहीं था। तीसरा देखेंगे, ईसाई मिशनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप, ये भी एक मुख्य कारण था कि मुंडा विद्रोह हुआ। ईसाई मिशनरियों के बढ़ता जो धार्मिक हस्तक्षेप था ये भी इसमें मुख्य कारण था। तो 1 और 3 मुख्य कारण हो जाएगा मुंडा विद्रोह का। 1 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।